फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के शर्मा 620 में। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है और सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पतन के बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में कई नई संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ और उनमें से प्रमुख एक संस्कृति है जो जिस नाम से जानते हैं उससे कहते हैं वैदिक सभ्यता, या इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ये जो आर्य सभ्यता है यह प्राचीन समय में जो सिंधु घाटी सभ्यता उसके कई सदियों बाद में इसका आविर्भाव हुआ है, यानी उत्पत्ति हुई है। और इसकी उत्पत्ति की जिसने की वह थे आर्य ने इसकी उत्पत्ति की है, इस सभ्यता का निर्माण किया है आर्यों ने। तो यह आर्य कहाँ से आए थे? ये आर्य का मूल निवास स्थान बताया जाता है कि आर्य सबसे पहले इस आर्य सभ्यता का उत्पत्ति सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश से माना जाता है। तो सबसे पहले जो सभ्यता थी वह सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में प्रमुख सभ्यताओं में आर्य सभ्यता आती है। यह सप्त सिंधु प्रदेश में पनपी आर्य सभ्यता के नाम से, जिसका विकास आर्यों ने किया। इसे आर्य सभ्यता को ही वर्तमान में बाद में किस नाम से जाना गया? इसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। इस आर्य सभ्यता को ही बाद में वैदिक सभ्यता के नामकरण से जाना गया, वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। अब इस सभ्यता का हमें जानकारी किस स्रोत में मिलती है इसके बारे में हम देखते हैं। वैदिक सभ्यता है, इसकी जानकारी में जो वेद है वेदों के माध्यम से प्राप्त होती है, और वेद जो बताए गए हैं उनमें ऋग्वेद में इस जो वैदिक सभ्यता के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो वेद है ऋग्वेद, इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में बताया गया है और इन वेदों की संख्या 4 बताई गई है। 4 वेद है, जैसे ऋग्वेद पहला वेद है, जो दूसरा है यजुर्वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद, और तीसरा है सामवेद, और जो चौथा वेद है जो सबसे अंत में जिसका विकास हुआ अथर्ववेद। इन वेदों से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि वैदिक सभ्यता कैसी थी, और वैदिक सभ्यता के मुख्य स्रोत वेद बताए जाते हैं। इन वेदों की रचना किसने की? इन वेदों की रचना की थी आर्यों ने इन वेदों की रचना की थी। अब इन वेदों में सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बहुत समय बाद यजुर्वेद का विकास हुआ या उत्पत्ति हुई। यजुर्वेद जो है वह सामने आया। इस ऋग्वेद में ही सिंधु घाटी सभ्यता जो वैदिककालीन सभ्यता है उसके बारे में बताया गया है। और ये जो ऋग्वेद है यह आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद को आर्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अभी यह माना जाता है कि आर्य का मूल स्थान कौन सा था, आर्य कहाँ से आए थे, इनके बारे में अलग अलग विद्वानों में मतभेद रहे हैं। और इनमें से जो सर्वमान्य जो मत है वह माना जाता है मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर का जो बताता है कि जो आर्य है यह मध्य एशिया से आए थे। जो सर्वमान्य जो सिद्धांत है कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य कौन थे, यह जो सर्वमान्य सिद्धांत माना गया यह मध्य एशिया माना गया कि मध्य एशिया से ही आर्य आए थे।
और आर्य के बारे में और भी कुछ कहा गया है कि आर्य कौन थे और उनकी विशेषताएं क्या थी। उनमें जैसे आर्य एक माना जाता है कि आर्य एक श्रेष्ठ माना जाता है। आर्य को श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आर्य जो लोग थे वह श्रेष्ठ थे और आर्य का जो शरीर था वह मजबूत और उनके बाल घुंघराले और उनका जो रंग था वह मतलब गेरुआ रंग था। और आर्य का जो विशेषताएं बताई जाती है उनमें हम देखते हैं कि आर्य कितने प्रकार के, उनमें 2 प्रकार के आर्य माने जाते हैं। आर्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। उनमें पहले आर्य, दूसरा अनार्य। आर्य और अनार्य ये किस आधार पे इनको वर्गीकृत किया गया था? तो यह रंग के आधार पे, रंग के आधार पे इनको वर्गीकृत किया गया था। जो काले थे उन्हें अनार्य, काले रंग वाले को अनार्य, और जो श्वेत या गोरे रंग थे उनको आर्य, आर्य कहा गया। ठीक है, अब आर्य में कि आर्य कहाँ से आए इनके बारे में बहुत मतभेद रहा है। तो उनमें से हम जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं उनके बारे में देखते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे और किन किन्होंने कहाँ के बताया, किस विद्वान ने कहाँ से बताया। देखते हैं हम। जो पहला सिद्धांत है वह सिद्धांत है यूरोपीय सिद्धांत। यूरोपीय सिद्धांत, इसमें ऐसा माना जाता है कि आर्य जो है, आर्य का प्रतिपादन सन 1786 में सर विलियम्स जोन्स ने किया था और इनका समर्थन करने वाले थे पी गाइल्स और पेडक्का, नेहेलिंग आदि। तो आर्य को यूरोपीय किसने माना है? सर विलियम जेम्स। सर विलियम जेम्स ने आर्य को यूरोपीय बताया कि ये यूरोप से आए हैं, यूरोपीय देशों से आए हैं। जेम्स, सर विलियम जेम्स ने आर्य को यूरोपीय देशों से आए हुए बताया गया कि इनका मूल निवास जो है जो यूरोप में है। और इनके जो समर्थक है उनमें माना जाता है कि उनमें पी गाइल्स और पेडक्का समर्थक। पी गाइल्स और पेडक्का, यह इनका सिद्धांत है कि आर्य यूरोप से आए हैं और यूरोपीय देशों से ही आर्यों का जो मूल निवास स्थान है बताया जाता है। और इनके जो समर्थक माने जाते हैं वह पी गाइल्स और पेडक्का। ठीक है, नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो देखते हैं हम मध्य एशिया। मध्य एशिया, इस सिद्धांत के बारे में आप सबको पता है। मध्य एशिया जो सिद्धांत है ये मैक्स मुलर ने दिया है। तो इन्होंने बताया कि जो आर्य है इनका मूल निवास स्थान क्या बताया इन्होंने? मध्य एशिया को बताया है। और मध्य एशिया के भूगोल कोई जो अभिलेख है उसमें इनका वर्णन मिलता है। किस अभिलेख में? भूगोल कोई अभिलेख है, इसमें आर्य का वर्णन बताया गया है। और सबसे पहले भूगोल कोई अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र देवताओं का, सबसे पहले इंद्र, वरुण देवताओं का वर्णन बताया गया है। सबसे पहले जो देवताओं का वर्णन है वह किस अभिलेख में बताया गया है?
मध्य एशिया के भूगोल को एक लेख में बताया गया है। और प्रमाण, इसके प्रमाण है प्रमुख जो कहाँ से प्राप्त हुए हमें, ऋग्वेद, ईरानी ग्रंथ, जैन अवेस्ता कि आर्य मध्य एशिया से आए। इसके प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यह हमें जो ऋग्वेद है हमारा पौराणिक ग्रंथ, इसमें भी बताया गया कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। और जो एक जो ग्रंथ है जैन अवस्था, ईरानी ईरानी ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ है जैन अवस्था अवस्था, इसमें भी आर्य का वर्णन किया गया। आर्य की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है लोकमान्य, उन्होंने भी सिद्धांत दिया है। जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने दिया है कि आर्य ना ही तो मध्य एशिया से आए ना ही यूरोप से आए। आर्य का जो मूल निवास स्थान है वह माना जाता है आर्कटिक सागर या आर्कटिक प्रदेश जो उत्तरी ध्रुव में पड़ता है। आर्कटिक प्रदेश जो ये सिद्धांत देने वाले हैं यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि आर्य ना तो यूरोप से आए ना मध्य एशिया से आए। इनकी जो विशेषताओं के आधार पे ऐसा ऐसा माना जाता है कि आर्य उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक प्रदेश जो है वहां से आए हैं, क्योंकि इनकी जो आर्य की संरचना है, शरीर की बनावट है, इस अनुसार बताते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव में है वहां पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होते थे, तो आर्य शायद वहां से ही आए हैं। आर्य के शरीर के मतलब जो विकास के अनुसार बताया गया है। जो जो नेक्स्ट जो अपना सिद्धांत है वह है ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश को भी आर्य का मूल निवास स्थान माना गया है। ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश को, इस ब्रह्मर्षि देश को आर्य का मूल निवास स्थान किन्होंने बताया है, गंगानाथ झा। गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश को आर्य का मूल निवास स्थान बताया है। गंगानाथ झा। अब ये ब्रह्मर्षि देश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसमें मुख्यतः कुरु, पांचाल, सूरसेन तथा मत्स्य जनपद आते हैं। कुरु, पांचाल, मत्स्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन यह भारत में पड़ते थे। किसमें? भारत में। तो इनके अनुसार जो गंगानाथ झा है, इनके अनुसार मतलब आर्यों का जो मूल निवास है, आर्य भारत में ही थे और भारत के ब्रह्मर्षि देश से जो क्षेत्र पड़ता है वहां से आए बताते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह बताते हैं तिब्बत। ऐसा माना जाता है कि विद्वान जो हमारे विद्वान है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास जो बताया है वह तिब्बत को बताया कि आर्य तिब्बत से आए हैं। ना ही तो आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ना ही ब्रह्मर्षि देश से आए, ना यूरोप से आए, ना मध्य एशिया से। आर्यों के जो मूल निवास स्थान है वह जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया है। ये जो सिद्धांत है उनके बाद भी और भी सिद्धांत है जो
बताए गए हैं कि आर्य का मूल निवास स्थान जो तिब्बत नहीं होकर और भी बताए गए हैं उनमें है, जैसे समशीतोष्ण प्रदेश। और जो ये तिब्बत है, इनका जो समर्थन किया है उनमें आता है पारस्तर, जिन्होंने ऐसा कहा है कि हाँ शायद आर्य कहाँ से आए हैं, तिब्बत से आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो समर्थक माने जाते हैं वह कौन है, पारजितर। इन्होंने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है कि जो आर्य हैं यह तिब्बत से आए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो अपना सिद्धांत है वह आता है समशीतोष्ण प्रदेश या हंगरी क्षेत्र। कौन सा, समशीतोष्ण प्रदेश। इसको एक क्षेत्र के नाम से जानते हैं जो है हंगरी क्षेत्र, हंगरी क्षेत्र। जो समशीतोष्ण प्रदेश और हंगरी क्षेत्र जो आर्य का मूल निवास स्थान बताते हैं, उनमें जो विद्वान है जो इसका समर्थन करते हैं या जिन्होंने यह बताया कि आर्य समशीतोष्ण प्रदेश और हंगरी क्षेत्र से आए हैं, उनका नाम है पी गाइल्स। पी गाइल्स ने यह कहा कि ना तो आर्य यूरोप, ना उत्तरी ध्रुव, ना मध्य एशिया, ना तिब्बत, ना बहिर्मसी देश से आए, बल्कि आर्य का जो मूल निवास स्थान है वह कौन सा बताया है, समशीतोष्ण प्रदेश हंगरी क्षेत्र को बताया है। ठीक है। नेक्स्ट जो अपने सिद्धांत है उनमें जर्मनी बताए गए, जो सिद्धांत है जर्मनी, ऐसा माना जाता है कि आर्य जर्मनी से आए हैं। यह जो जर्मनी जो सिद्धांत दिया है ये किन्होंने दिया है, पेंटाहार्ट ने। किन्होंने, पेंटाहार्ट ने। पेंटाहार्ट ने कहा है कि आर्य कहां से है, जर्मनी से आए हैं। ठीक है। तर्क में आर्य की विशेषताओं, सारी विशेषताओं जैसे रक्त वर्ण, भूरे बाल आदि का जर्मन लोगों से साम्य होने का उल्लेख मिला है। अब ये जर्मनी से कैसे माना जा सकता है इनको, इनका ये तर्क है कि आर्य का जो रंग है भूरा रंग, और जो बाल है घुंघराले बाल, उनकी शारीरिक बनावट, इनके हिसाब से माना जाता है कि आर्य जो जर्मनी के जो लोग हैं उनसे मिलने जुले शारीरिक विशेषताएं हैं, इसलिए आर्य जर्मनी से आए। किसके कारण, शारीरिक बनावट के कारण, शारीरिक विशेषता जैसे रंग भूरा, बाल घुंघराले, लंबा कद, इन विशेषताओं के कारण आर्य को जर्मनी से आया हुआ मानते हैं कि आर्य का जो मूल निवास है वह जर्मनी माना गया है। जो वैज्ञानिक उनका नाम है पेंटाहार्ट। अब इनके अलावा और भी कुछ सिद्धांत है जो ये कहते हैं कि आर्य नहीं, यहाँ से नहीं और कहीं से आए हैं, वो देखते हैं हम। नेक्स्ट जो अपना सिद्धांत है वह है दक्षिणी रूस से स्टेपी क्षेत्र में जो मैदान है वहां से माना जाता है। ऐसा बताया गया कि जो आर्य है दक्षिणी रूस में जो स्टेपी मैदान है, दक्षिणी रूस के स्टेपी जो मैदान है, यहां से आर्य का उद्भव हुआ है, या आर्य का जो मूल निवास स्थान है वह दक्षिणी रूस के स्टेपी मैदान को बताया गया है। जिन्होंने विद्वानों ने इसका जो विकास किया है कि ये कहाँ से आए हैं, यह सिद्धांत दिया है, उनमें जिनका नाम है वह गार्डन चाइल्ड और नेरिंग पिकानो। गार्डन चाइल्ड और नेरिंग पिकानो, इन्होंने बताया कि आर्य ना ही उत्तरी ध्रुव से ना मध्य एशिया से, बल्कि आर्य दक्षिणी रूस के स्टेपी मैदान से
जो मूल निवास स्थान है वहां से भारत में आए हैं और इन्होंने आर्य सभ्यता का जो विकास किया है। लेकिन यह जो सिद्धांत है यह भी अन्य विद्वानों ने विखंडन कर दिया इसका कि आर्य यहाँ से नहीं आए। और एक जो नेक्स्ट जो अपना सिद्धांत है वह बताया जाता है कि आर्य कश्मीर क्षेत्र को भी आर्य का मूल निवास स्थान बताया गया है। कश्मीर क्षेत्र, कश्मीर क्षेत्र को आर्य का मूल निवास स्थान बताया है, जिन विद्वान का नाम है एल.डी. काला। क्या? एल.डी. काला। एल.डी. काला का मानना है कि आर्य दक्षिण रूस के स्टेपी मैदान से ना आकर कश्मीर क्षेत्र से आए हैं। और जो नेक्स्ट सिद्धांत है जो अपना वह है पामीर के पठार। पामीर के पठार को भी आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। यह पामीर के पठार जो सिद्धांत है ये देने वाले थे एडवर्ड मेयर। कौन? एडवर्ड मेयर। इन सिद्धांतों में से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो पामीर का पठार सिद्धांत है ये किन्होंने दिया, और जो ये कश्मीर क्षेत्र से आर्यों का मूल निवास स्थान किन्होंने बताया तो वह काला, एल.डी. काला। दक्षिण रूस के स्टेपिंग मैदान जो आर्यों का मूल निवास स्थान है ये किन्होंने बताया, ये तो गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग और पिकानो। ठीक है। इसके बाद में जो और बताया गया कैस्पियन सागर से, ये आर्य कैस्पियन सागर से आए हैं। कैस्पियन सागर, आर्य का मूल निवास स्थान कैस्पियन सागर जो बताया गया वह है सेउस ने। सेउस ने आर्यों को बताया कि आर्य का जो मूल निवास स्थान है वह कौन सा है? कैस्पियन सागर है। ठीक है। और एक जो आर्यों का सिद्धांत दिया है सप्त सिंधु प्रदेश। सब सिंधु प्रदेश को भी आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है। यह सिद्धांत बताने वाले हैं अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद। कौन? अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद। एनसीईआरटी के माध्यम से, एनसीईआरटी से जो पता चला है तो उसके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यह जो क्षेत्र है सब सिंधु प्रदेश को ही आर्य का मूल निवास स्थान माना जाता है। एनसीईआरटी की बुक में सब सिंधु प्रदेश को ही एनसीईआरटी का वो जो सिंधु वैदिक सभ्यता है जो आर्य हैं उनका मूल निवास स्थान माना जाता है। ठीक है। जबकि राजपली पांडे ने मध्य देश भारत का जो मध्य भाग है, राजपली पांडे ने जो भारत का मध्य भाग है, मध्य भाग, मध्य देश को ही आर्य का मूल निवास स्थान माना है। ऐसा बताया जाता है कि जो राजपली पांडे ने कहा है कि आर्य ना तो विदेश से है, ना ही उत्तरी ध्रुव से, ना दक्षिण ध्रुव से, यह आर्य वर्ष प्राचीन समय से ही हमारे भारत के मध्य भाग में निवास करते थे। ऐसा किसने कहा? राजपली पांडे ने। लेकिन इन जो इतने सिद्धांत आपको मैंने बताए उनमें से एक भी सिद्धांत को मान्य नहीं किया गया कि ये मान्य सिद्धांत है। इस पे हर विद्वानों ने अलग अलग जो अपने सिद्धांत दिए हैं। सर्वमान्य सिद्धांत इनमें से कोई भी नहीं है। सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो हम देखते हैं कि जिस सिद्धांत को सभी विद्वानों ने सहमति दी कि यह सिद्धांत सही है। आर्य की उत्पत्ति के बारे में बहुत से सिद्धांत हैं। उनमें सर्वमान्य जो सिद्धांत है वह है प्रोफेसर मैक्स मुलर द्वारा प्रतिपादित मध्य एशिया। इनमें जो भी मैंने पहले बताया था कि जो मध्य एशिया
मध्य एशिया जो सिद्धांत दिया था मैक्स मुलर ने, मैक्स मुलर ने जो मध्य एशिया सिद्धांत दिया था कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं, इस सिद्धांत को ही सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है। और अगर आपके एग्जाम में आए तो यही करके आना, लेकिन अगर उसमें ऑप्शन आ जाए सब सिंधु प्रदेश प्रदेश तो यह सही होगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यह सब सिंधु प्रदेश माना जाएगा। ठीक है, और वैसे जो सर्वमान्य सिद्धांत है वह कौन सा माना गया है? मैक्स मुलर का मध्य एशिया सिद्धांत। ठीक है, इसके अनुसार आर्य की जो उत्पत्ति हुई, आर्य पूर्व के आसपास आए हैं, उनका जो समय था वह बताया गया है 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्य की शाखा ईरान होते हुए भारत आई है। 1500 ईसा पूर्व के आसपास ऐसा माना जाता है कि जो आर्य हैं वह 1500 ईसा पूर्व के आसपास ईरान से होते हुए भारत में आए। 1500 ईसा पूर्व में के आसपास ईरान से होते हुए भारत में आए आर्य। ठीक है, प्रारंभ इनके अधिवास का प्रधान केंद्र सब सिंधु प्रदेश, सिंधु है उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है वह माना जाता है। जो आर्य सबसे पहले आए थे वह स्थान था सब सिंधु प्रदेश। सब सिंधु प्रदेश जो है आर्य का प्रारंभिक स्थान, जो प्रथम बार जो आए थे मुख्य केंद्र था उनका वह सब सिंधु प्रदेश था। जो सब सिंधु प्रदेश है यह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र है। सिंधु नदी और सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र को जो क्षेत्र है उसको सब सिंधु प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब जो हमें इन आर्य की जानकारी मिली है वह कहाँ से मिली है? हमें वेदों से मिली है, ऐसा भी आपको मैंने बताया है। तो उन वेदों की जो संख्या है वह 4 है, जिनमें मुख्यतः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अथर्ववेद है। उनके अलावा और भी तीन वेद है जो है उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। कौन कौन से? उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, ये जो रह गए वेद जिनमें 4 आए गए हैं। ठीक है, लेखन जो काल है उसके और जो सामग्री में मिली है वेदों में से प्राप्त, उनके आधार पर वेदों को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को, जो वैदिक काल है उसको 2 भागों में बांटा गया है, जो है एक तो ऋग्वेदिक काल, जिसको पूर्वी काल भी कहते हैं, और दूसरा है वह उत्तर वैदिक काल। जो में लिखित और जो सामग्री मिली है उसके अनुसार वेदों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वेदिक काल का समय बताया जाता है कि यह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। जो ऋग्वेदिक काल है यह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, और जो उत्तर वैदिक काल है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है।
उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अब देखते हैं हमें कि जो वैदिक सभ्यता है उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। जो वैदिक काल का हम देखते हैं कि भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता के 4 प्रमुख क्षेत्र है। उत्तर वैदिक काल में पहले जो ऋग्वेदिक काल है, यह ऋग्वेदिक काल का जो हमें लेख मिला है या सामग्री मिली है वह ऋग्वेद से मिले हैं। और ऋग्वेद से जो हमें मिला है उसके बाद में जो उत्तर वैदिक काल है, इसमें जो ये आर्य है उनका जो भौगोलिक विस्तार है वो बताया गया है कौन कौन से क्षेत्रों में। एक तो ब्रह्मवर्त क्षेत्र, ब्रह्मवर्त क्षेत्र में कौन कौन से जो क्षेत्र आते हैं, जो इसमें आते हैं कुरुक्षेत्र के आसपास में, कुरुक्षेत्र के आसपास के का जो क्षेत्र है, जो ब्रह्मवर्त है क्षेत्र है, उसमें कुरुक्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है, इससे आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार बताया गया, ये आर्य यहाँ तक फैले हुए थे। और जो दूसरा है आर्यों का जो उत्तर वैदिक काल में 4 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र बताए गए हैं, उनमें से पहला है ब्रह्मवर्त क्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। जो दूसरा है वह ब्रह्मऋषि देश है। कौन सा? ब्रह्मऋषि देश। ब्रह्मऋषि देश में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। कौन सा? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, यानी गंगा और यमुना नदी के बीच में जो क्षेत्र आता है वह ब्रह्मऋषि देश कहलाता है। वह भी आर्यों का विस्तार, भौगोलिक विस्तार क्षेत्र माना जाता है। और जो तीसरा क्षेत्र है वह है मध्य देश। तीसरा कौन सा है? मध्य देश। इस मध्य देश में कौन सा क्षेत्र आता है? हिमालय और विंध्याचल के मध्य देश में हिमाचल और विंध्याचल के मध्य का जो क्षेत्र आता है वह मध्य देश में आता है। और इसका जो चौथा जो भौगोलिक क्षेत्र बताया गया है वह आर्यावर्त। इसमें आर्यों का जो मूल स्थान है माना गया आर्यों का क्षेत्र। ठीक है, तो हमें जो सामग्री मिली है या लेख मिले है उसमें जो भौगोलिक वेदों का क्या जो आर्यों का जो विस्तार माना गया है, भौगोलिक क्षेत्र माना गया है, उनमें 4 है। जो पहला है कौन सा? ब्रह्मवर्त क्षेत्र, जिसमें आता है कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र। दूसरा है ब्रह्मऋषि देश, जिसमें गंगा दोआब का क्षेत्र आता है। और तीसरा था मध्य एशिया, जिसमें मध्य देश, जिसमें हिमालय और विंध्याचल के मध्य के क्षेत्र आते हैं। चौथा आता है आर्यवर्त, जिसमें आर्य का क्षेत्र आता है। ठीक है, इसमें आर्य का संपूर्ण क्षेत्र आएगा। आर्य का जो संपूर्ण क्षेत्र है वह आता है आर्यावर्त में। अभी मैंने बताया कि वेदों का जो सभ्यता का सामाजिक जीवन है, अब उसके बारे में हम देखेंगे। वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था उसके बारे में हम देखते हैं। अभी हमने देखा कि जो वेद है उनकी रचना किन्होंने की थी? आर्य ने की थी। अब ये आर्य कौन है, कहाँ से आए हैं, ये हमने देखा कि आर्य कहाँ से आए। तो आर्यों का सिद्धांत अभी बताया मैंने आपको। आर्यों के बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें जैसे उत्तरी ध्रुव से बताया गया है,
आर्य को उत्तरी ध्रुव से बताया गया है, मध्य एशिया से बताया गया है। जो मैक्स मुलर विद्वान है उन्होंने आर्य को मध्य एशिया से बताया है। जो हमारे बाल गंगाधर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने आर्य को आर्कटिक प्रदेश जो उत्तरी ध्रुव है यह बताया है। और जो तिब्बत है, तिब्बत क्षेत्र को बताया जिन्होंने वह स्वामी दयानंद सरस्वती है। और जो और भी अनेक सिद्धांत जो आपको मैंने अभी बताए हैं वह अलग अलग सिद्धांत बताए कि आर्य यहाँ से है, लेकिन इनमें से जो सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है वह मैक्स मुलर का माना गया है कि जो आर्य है मध्य एशिया से ही आए हैं। और आर्य की उत्पत्ति के बारे में हमने जान लिया, आर्य का जो मूल निवास स्थान है उसके बारे में हमने जान लिया, और आर्य का जो अभिलेख मिले या सामग्री मिली है जिसके अनुसार आर्य का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था इसके बारे में हमने जान लिया। अब आर्य की सामाजिक जीवन के बारे में हम जानेंगे। क्या? आर्य के सामाजिक जीवन के बारे में। आर्य वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन। क्या? वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन। और वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन में हम देखते हैं प्रारंभ में आपको पता है कि वैदिक सभ्यता आर्यों ने लिखी थी, वेदों की रचना आर्यों ने की थी। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं कि आर्यों का प्रारंभ में दो भाग थे, दो भागों में समाज विभक्त था। कौन कौन से? आर्य और अनार्य। आर्य जो समाज है कितने भागों में विभक्त था? दो भागों में। कौन कौन से? एक तो आर्य, एक अनार्य। आर्य में भी मैंने बताया आपको कि आर्य में जो श्वेत वर्ण के या गोरे चमड़ी के आते थे वह आर्य में आते थे, और जो काले रंग के होते उन्हें अनार्य कहा जाता था। ठीक है। और इसके बाद में जो हमें वर्ण व्यवस्था मिली है वह ऋग्वेदिक काल के अंतिम समय में बताया गया कि ऋग्वेदिक काल के अंतिम समय में समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था पाई गई है। ऋग्वेदिक काल के समय में चतुर्वर्ण व्यवस्था बताई गई है। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में कोई किसी प्रकार का वर्ण विभाजन नहीं था, किसी प्रकार के वर्णों में विभाजन नहीं था। एक ही जाति माने गए जो थे आर्य और अनार्य। लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था है वह चार वर्णों में विभक्त हो गई, और यह ऋग्वेदिक काल के अंतिम समय में चार वर्णों में विभक्त हो गया। ठीक है। ऐसा वर्णन पहली बार हमें कहाँ मिला है? ऐसा वर्णन की जो वर्ण व्यवस्था है चार वर्णों में का चार वर्णों में विभाजन सबसे पहले कहाँ मिला? में यह मिला है ऋग्वेदिक काल के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। कहाँ पर? के 10वें मंडल जो अंतिम मंडल है के कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में। इसमें सबसे पहले बताया गया है, सबसे पहली बार मिला है कि जो वर्ण व्यवस्था है चार प्रकार की बताई गई है। ठीक है। और इनकी उत्पत्ति जो बताई गई है, जो आर्य है उनकी उत्पत्ति के आधार पे इनको चार वर्णों में बंद किया गया है। तो इनकी उत्पत्ति जो कहाँ से हुई वह बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जिसको श्रेष्ठा कहा जाता है उसके मुख आर्य की जो उत्पत्ति है, या फिर जो ये चार वर्ण बने किस हिसाब से बने या किस आधार पे बने हैं उसमें बताया गया कि यह ब्रह्मा के जिसे ब्रह्मा को श्रेष्ठा भी कहते हैं, सृष्टा यानी जिस सृष्टि की रचना करने वाला होता है उसे सृष्टा कहते हैं। ब्रह्मा के मुंह से भुजाओं से जंघाओं से
और पैरों से। जो 4 वर्ण बताए गए हैं ऋग्वेदिक काल के अंतिम समय में, जिनका हमें ऋग्वेदिक काल के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्णन मिला है, लिखित में मिला है, उसमें बताया गया कि जो 4 वर्ण है वह उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के, जो सृष्टा ब्रह्मा को सृष्टा कहा जाता है, उनके मुख से, भुजाओं से और जंघाओं से और पैरों से उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। लेकिन ऋग्वेदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी यह जन्म आधारित नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं होकर कर्म आधारित थी। कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी वर्ण को नहीं ये नहीं होता कि ये जन्म के आधार पे इसको इस वर्ण में डाल दिया गया है। ये जो ऋग्वेदिक काल है इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी जन्म के आधार पे नहीं होकर कर्म के आधार पे थी। जो भी व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी को वैसे ही वर्ण में माना जाएगा। ऋग्वेदिक काल में यह भी छूट थी कि कोई व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करेगा वह उसी धर्म में रहेगा, उसी जो वर्ण में रहेगा, और वह अपना जो कार्य है वह बदल भी सकता है, दूसरे कार्य भी कर सकता है। ये नहीं कि ये जो शूद्र है वह शूद्र का कार्य करे, वह जो जिस प्रकार का कार्य करेगा वह उसी वर्ण में माना जाएगा। यानी ऋग्वेदिक काल के जो प्रारंभिक समय है उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। ठीक है। उत्तरवेदी काल में वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण बताए गए हैं। अब जो वर्ण है 4 वर्ण बताए गए हैं उत्तरवेदी काल में। कितने वर्ण? 4 वर्ण बताए गए हैं। तो उनमें देखते कौन कौन से हैं। पहला वर्ण है ब्राह्मण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण जो उत्तरवेदी काल में बताए गए हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्पष्ट प्रमाण में उत्तरवेदी काल में मिले हैं। जो कहां से मिले? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है। और इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी। अभी मैंने आपको बताया कि जो यह वर्ण व्यवस्था थी यह कर्म आधारित ना होकर जन्म यह जो वर्ण व्यवस्था है यह जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी। अब जो ये बताए गए 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी उत्पत्ति के बारे में अभी मैंने बताया आपको कि ये ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और पैरों से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। तो देखते हैं जो कौन कहां से उत्पन्न हुआ माना जाता है। मुंह से उत्पन्न माने जाते हैं ब्राह्मण। जो ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में बताया जाता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है यह जन्म आधारित नहीं थी, लेकिन जो उत्तरवेदी काल में धीरे धीरे यह व्यवस्था जन्म आधारित होने लगी। ठीक है। और जो हमने देखा भी कि जो ब्रह्मा के जो ब्राह्मण है वह ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न माने जाते हैं, और जो ब्रह्मा के जो भुजाएं हैं, भुजाओं से जिनकी उत्पत्ति हुई है उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से उत्पन्न माने जाते हैं। और जो ब्रह्मा की जंघाओं है
जंघाओं से जिनकी उत्पत्ति हुई है उनको क्या कहा जाता है? वैश्य। और पैरों से, ब्रह्मा के जिन पैरों से उत्पत्ति हुई है उन्हें कौन किस वर्ण में कहा जाता है? शूद्र। अभी 4 वर्ण हो गए जो उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों में विभक्त था। उनमें ब्रह्मा के जो मुख से उत्पन्न हुए वह ब्राह्मण कहलाए, और भुजाओं से जो उत्पन्न हुए उसे क्षत्रिय कहलाए, और जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। अब इनमें जो विशेषताएं हैं जिन्हें माना जाता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय की समाज में जो महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वह किनकी मानी जाती है? ब्राह्मण और क्षत्रिय की। इन्हें समाज में विशेष महत्व दिया जाता था। महत्व है यानी जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे उन्हें ही समाज में विशेष महत्व दिया जाता था। वैसे और शूद्र को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। शिक्षा होती थी यह भी ब्राह्मण और क्षत्रिय ही ग्रहण कर सकते थे, वैसे और शूद्र शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, ऐसा उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। अब वैदिक समाज के बारे में और देखें हम तो वैदिक जो समाज है यह पितृसत्तात्मक माना जाता था। यह जो समाज था यह कौन सा माना जाता था? वैदिक समाज। वैदिक समाज को पितृसत्तात्मक माना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता उसमें मातृसत्तात्मक समाज माना जाता था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में आते हुए वैदिक समाज को पितृसत्तात्मक समाज माना जाता था। पितृसत्तात्मक समाज माना जाता था यानी जो पुत्र होता था, जो बड़ा पुत्र होता था वही मुखिया होता था, या जो बड़ा पुरुष होता था सबसे परिवार में सबसे प्रमुख पुरुष होता था वही सब परिवार का मुखिया माना जाता है। और मतलब इसमें जो पुत्र होता था उसे महत्व अधिक दिया जाता था। ठीक है। और इसमें जो परिवार में जो व्यवस्था बताई गई है यह संयुक्त परिवार की व्यवस्था बताई गई है। कौन सी? संयुक्त परिवार। वैदिक सभ्यता में पारिवारिक व्यवस्था कौन सी थी? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार यानी मिलजुल कर परिवार, बहुत बड़ा परिवार होता था, वह मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पे संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। कौन सी? संयुक्त परिवार प्रथा यानी पूरा परिवार एक ही जगह रहता था और एक ही जगह खाना बनाता था, एक ही जगह खान पान जो भी कुछ था वह संयुक्त परिवार में रहता था। उसकी जिम्मेदारी जो प्रमुख मुखिया होता था, परिवार का सबसे बड़ा जो पुरुष होता था या बुजुर्ग पुरुष होता था उसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी कि परिवार का पालन पोषण करना या किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करना उसकी जिम्मेदारी होती थी। या जो वैदिक सभ्यता है इसमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी हमने देखा कि जो 4 वर्ण है वह कहां से उत्पन्न माने जाते हैं? ब्रह्मा के मुख से, जिनकी उत्पत्ति है वह ब्राह्मण कहलाए। और जो ब्रह्मा के जो भुजाओं से उत्पन्न हुए उन्हें क्षत्रिय कहा गया, क्योंकि क्षत्रिय जो सुरक्षा के क्षेत्र में क्षत्रियों को बहुत महत्व दिया जाता है। और जो ब्रह्मा के जो जंघाएं है उनसे वैश्यों की उत्पत्ति मानी जाती है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है, जिनमें से ब्राह्मण और क्षत्रिय को विशेष महत्व समाज में दिया गया है। और जो इन्हें शिक्षा भी ब्राह्मण और क्षत्रिय ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, बल्कि जो वैश्य और शूद्र थे वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे जो समाज था वह पितृसत्तात्मक समाज था, यानी पुरुष ही परिवार का मुखिया होता था और उसका पुत्र उसके बाद उसका पुत्र ही परिवार का मुखिया बनता था। और यहाँ पे जो परिवार थे वह संयुक्त परिवार माने गए हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे संयुक्त परिवार पाए जाते थे और संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ पे मानी जाती है। परिवार एक साथ मिलकर रहते थे। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को समाज में सम्मानीय प्रधान स्थान प्राप्त था। अब यहाँ पे जो स्त्रियों की स्थिति के बारे में या स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें तो ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को सम्मानीय स्थान मिलता था और वह
शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। और जैसे समाज में और भी कई कार्य थे, जैसे हवन कुंड वगैरह या यज्ञ वगैरह होते थे, तो स्त्रियों को पुरुष के साथ बैठने की पूरी छूट थी और हर सामाजिक कार्य में स्त्रियां भाग ले सकती थी। तो यहाँ पे जो स्त्रियों की दशा स्थिति थी वह सम्मानीय थी। स्त्रियों का स्थान सम्मानीय माना जाता था। यहाँ पे स्त्रियों का जो स्थान था वो सम्मानीय माना जाता था। और यहाँ पे प्रमुख इन स्त्रियों को शिक्षा की भी छूट होती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। समाज में पुरुषों के साथ अन्य कार्यों में भाग भी लेती थी। और जो सामाजिक सभाएं होती थी उनमें भी स्त्रियां भाग लेती थी। इनमें से कई विदुषी महिलाएं भी हुई है, जो जिनका नाम है हम देखते हैं, वह है प्रमुख विदेशी विदुषी महिलाएं अपाला और गोसा। कौन कौन सी? अपाला और गोसा विदुषी महिलाएं। प्रमुख विदुषी जो महिलाएं हैं वह अपाला और गोसा मानी जाती है। यहाँ पे पर्दा प्रथा किसी प्रकार की मौजूद नहीं थी। जो अभी वर्तमान में जो जैसे उत्तरवेदी काल में पाई जाती थी पर्दा प्रथा, ऋग्वेदी काल में पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा नहीं पाई गई। इस काल में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। किसी प्रकार की स्त्रियों को पर्दा रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती थी और वह समाज में स्वतंत्र घूम सकती थी। और ऋग्वेद में हमें ऐसा भी नहीं मिला है कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वह सती होने का कोई साक्ष्य भी नहीं मिला है। यहाँ पे सती प्रथा का भी कोई प्रचलन नहीं था। सती प्रथा के भी कोई साक्ष्य ऋग्वेद में नहीं मिले हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे जो नारियों की स्थिति थी वह बहुत अच्छी थी और नारियां समाज में सम्मानीय मानी जाती थी। और नारियों का इस समाज में सम्मान भी होता था। उन्हें हर कार्य में साथ लेके हर कार्य को किया जाता था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए एक शब्द जो प्रयोग किया गया है वह है द्विता शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में माना जाता है कि स्त्रियों की जो स्थिति थी वह सम्मान्य थी, इसलिए ऋग्वेद में पुत्री के लिए बार बार दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा? ऋग्वेद में पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है बार बार। तो इसके अनुसार माना जाता है कि शायद इससे कि स्त्रियों की दशा बहुत समानीय थी और पुत्रियों को भी पुत्र के समान से जो समान दिया जाता, अधिकार दिया जाता था। पुत्रियों को और पुत्र को समान अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे जो अभी जो वर्तमान में प्रचलन में चल रहा है बाल विवाह भी इस समय जो प्रथा थी वो नहीं थी। बाल विवाह प्रथा ऋग्वेदिक काल में नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह प्रथा प्रचलन में नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह प्रथा प्रचलन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे उत्तरवेदी काल आया, उत्तरवेदी काल में महिलाओं की स्थिति दयनीय होने लगी। यानी उत्तरवेदी काल में कई प्रथाओं का जन्म हुआ, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया जाने लगा।
महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाने लगा। लेकिन इस काल में फिर भी कुछ विदुषी महिलाएं हुई, फिर भी विदुषी महिलाएं जो है गार्गी और मैत्री नाम से, और मैत्री आदि। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, सम्मानजनक थी। महिलाएं पुरुषों के साथ किसी भी अनुष्ठान में भाग ले सकती थी, सभाओं में भाग ले सकती थी। लेकिन जैसे जैसे उत्तरवेदिक काल में हम जाएंगे, महिलाओं की स्थिति दयनीय होने लग जाएगी और महिलाओं को शिक्षा से भी वंचित किया जाने लगेगा। और लेकिन फिर भी कुछ विदुषी महिलाएं ऋग्वेदिक काल में, उत्तरवेदिक काल में मानी जाती है। और धीरे धीरे यहाँ पे उत्तरवेदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब होने लगी थी। और कहा जाता है कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें पत्नी को मित्र भी कहा गया है। ये नोट करके लिख लो आप। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें पत्नी को मित्र कहा गया। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें पत्नी को मित्र कहा गया। और बाकी के जैसे जो कुछ और बताया उत्तरवेदिक काल का, वह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों।